क्वेश्चन नंबर 3 है किलोवाट आर इज़ द यूनिट ऑफ। किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है? तो किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। और पावर की यूनिट अगर सिर्फ वाट या किलोवाट होती तो, या हॉर्स पावर होती तो पावर की यूनिट होती। और टाइम की वैल्यू सेकंड हो सकती है, आर हो सकती है, एटसेट्रा। व्हेन यू, तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। जो पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था घरों में, उसमें भी देखा होगा आपने कि जो 1 यूनिट 2 यूनिट जैसे कितनी यूनिट का आया है, कितनी यूनिट हमारी खर्च हुई है ना। तो वो जो होती थी ना यूनिट का मतलब क्या होता था? 1 किलोवाट आर 1 यूनिट के बराबर होता था। तो किलोवाट आर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। नेक्स्ट है when you compress a coil spring, what do you on it? The elastic potential energy. यू डू वर्क ऑन इट, तो आप इस पर ना वर्क कर रहे हो। अगर आप किसी कॉइल स्प्रिंग को क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तब मतलब मिनिमम जब होती है तभी कोई चीज़ क्या होती है? स्टेबल होती है। तो जैसे ही हम उसको जैसे ही हम कंप्रेस करते हैं कॉइल स्प्रिंग आपने देखी होगी। तो जब हम स्प्रिंग को ना, ये इस टाइप से होती है स्प्रिंग, आपने उसमें गूंज जिसको हम कहते हैं, हीटर के अंदर भी गूंज देखी होगी, या पहले पैन के अंदर जो रिफिल डाला जाता था उसके अंदर भी ये स्प्रिंग वाले पैन आते थे। तो जैसे ही हम इस स्प्रिंग को ऊपर और नीचे से दबा करके ऐसे बहुत नज़दीक इसकी कॉइल्स को ले आएंगे तो क्या होगा? जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो एकदम से भाग के पड़ेगी, मतलब ऐसे और ऐसे पहली पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। यानी हमने इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दिया और ये अनस्टेबल होगी। तो जैसे ही अनस्टेबिलिटी बढ़ती है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही हमने इसको कॉइल को कंप्रेस किया तो ये अनस्टेबल हो गई और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है कॉइल स्प्रिंग की कंप्रेस करने के बाद वो इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नो वर्क इज डन व्हेन, कोई काम कब नहीं होगा? ए नेल इज प्लक्ड इन ए वुडन बोर्ड। देखो जब कोई नेल है ना, जिसको आप चोभा बोलते हो अपनी भाषा में, जब आप उसको ना किसी बोर्ड के अंदर ऐसे ठोक रहे हो हथौड़े से, तो ये क्या है? अंदर चला जाएगा। तो आपने इस पे फोर्स भी लगाई और इसका हर पॉइंट अपनी जगह से डिस्टर्ब होकर के एक डिस्प्लेसमेंट भी ले गया आगे बढ़ करके। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो गया? वर्क हो गया। तो पहली कंडीशन में तो वर्क हुआ। इसने पूछा कि वर्क कब नहीं होगा? नो वर्क इज डन, कि कोई भी काम कब नहीं होगा। तो जब नेल को प्लग करेंगे वुडन बोर्ड में तो वर्क होगा। ए बॉक्स इज पुश्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, कोई हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और उस पर हम क्या करते हैं? किसी हमारे पास क्या है? कोई बॉक्स है। तो जब हम बॉक्स को पुश करते हैं तो बॉक्स पे हमने यहाँ से फोर्स भी लगाई और बॉक्स ने क्या किया? मान लिया बॉक्स यहाँ पहुँच गया तो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट भी लिया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी क्या हुआ? हमारे पास वर्क हुआ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो ध्यान देना बच्चों। ये इनटू का निशान है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज़ नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहाँ है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन है और उसमें अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर फोर्स, मान लो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा। किसके अलोंग? जिसमें जो फोर्स लगने पर बॉडी हमारी क्या कर रही है? मूव कर रही है। अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट ज़रूर होता है तभी तो क्या होती है? कोई ना कोई वर्क होता है, तभी कोई ना कोई वर्क होता है। और अगर आप कहीं फोर्स लगाए जा रहे हो, फोर्स तो लग रही है लेकिन जो है बॉडी मूव भी नहीं कर पा रही फोर्स की डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है बॉडी, अगर उस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नो वर्क इज़ डन, तो ये ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और ये इसका नॉर्मल है।
तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्स की डायरेक्शन में होना मस्ट है कोई ना कोई कंपोनेंट, सॉरी, जहाँ मोशन हो रहा है ना उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब इसके अगर नॉर्मल कोई कंपोनेंट नहीं है तो भी उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि वर्क नहीं होगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट है लेकिन नॉर्मल नहीं है तो भी वर्क माना जाएगा। तो इस केस में भी क्या है, वर्क डन होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। देर इज़ नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो उस केस में वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट है, देखो ये जो पूरा है ना इसका एक्सप्लेनेशन है, जब हम फोर्स की वर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, एफ डॉट डी एस होती है जो वर्क डन होता है। तो यहाँ से जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो हमारे पास आता है एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो जो कॉस थीटा का एंगल, ये जो एंगल है ना, यही डिसाइड करता है कि वर्क होगा या नहीं होगा। और अगर वर्क होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या नहीं होगा तो जीरो वर्क होगा। तो ये थीटा क्या करता है, डिसाइड करता है। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स के बीच का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। यानी फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होएगा तो तभी हमें कुछ ना कुछ फोर्स मिलेगी। आगे देखो, नेक्स्ट है विच, तो इसका सही ऑप्शन सी हो गया कि वर्क कब नहीं होगा, जब कोई कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल नहीं है तो कोई वर्क नहीं होगा। विच वन इज़ नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है, तो किलो कैलोरी। हमें पता है कैलोरी में तो हम मापते हैं एनर्जी को, कैलोरी में, जूल में, तो किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सारी तो एनर्जी की यूनिट होती हैं। किलो वाट आर, ये भी हमने अभी अभी पढ़ा था, ये किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। जो हम घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किलो वाट आवर में ही आता है। आर्ग भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है, लेकिन वाट एनर्जी की यूनिट नहीं है। वाट किसकी है, पावर की यूनिट होती है।